नमस्कार। एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हेल्थ केयर में हम लोग आइज केयर पे चर्चा करेंगे। आँखों की संरचना, इसके देखभाल, क्या बीमारियां हैं, इसके उपचार और साथ ही क्या सावधानियां बरतें ताकि हमारा जो आँख है वो स्वस्थ रहे और उसके द्वारा हम लोग दुनिया को अच्छी तरह से देखभाल देख सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी आँखों की देखभाल ज़रूर होनी चाहिए। तो क्या इसकी मुख्य बिंदु हैं, जिस पर मुख्य पहलू हैं जिस पर हम लोग को विशेष ध्यान रखना चाहिए, इन विषयों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर HR गुप्ता। आप वेनु आई इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में सीनियर स्पेशलिस्ट हैं। सो मैं समझता हूं कि आपके ज्ञान और अनुभव का हम लोग लाभ उठाएंगे। इस उम्मीद के साथ आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपना व्याख्यान आई केयर पर शुरू करें। नमस्ते एंड थैंक यू, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। आज मैं जो बेसिकली बात करूँगा आँखों के बारे में, जिसमें जो है स्ट्रक्चर जिससे मैं शुरू करूँगा, ये सब लोगों के लिए है जानना कि कहाँ से क्या क्या ज़रूरी है आँख में जानने के लिए और कौन सी बीमारियाँ बहुत ज़रूरी हैं जो लोग ऐसी ही सोच के मिस कर देते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा या ये तो चलता रहता है। और कुछ बीमारियां अब जो आँखों की, जिनका अब इलाज भी और प्रिवेंट करने का इलाज भी अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। लोगों को जानना चाहिए जो पहले होता था और अब होता है, अब में बहुत फ़र्क है। तो मैं शुरू करूँगा। पहले तो आँख का जो सबसे भारी भाग होता है उसे पलक बोलते हैं। इसमें हमारी दो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स जो सब लोग प्रॉब्लम के साथ आते हैं हमारे पास, वो है एक ब्लेफराइटिस और दूसरी है मीबोमिनाइटिस। जो ब्लेफराइटिस है, ये कभी कभी क्या होता है, जो लोग थोड़ा साफ हाइजीन नहीं रखते हैं और इसमें कभी कभी बाल भी, जैसे डैंड्रफ होता है, तो ये डैंड्रफ जो है बालों में से जाके पलकों के जो बाल होते हैं उसमें जाके रुक जाता है, जिसके कारण आदमी को या किसी भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा खुजली आनी शुरू हो जाती है। ये जो खुजली आती है, इसके कारण अनकंफर्टेबल पूरे टाइम रहता है और खुजलाने की वजह से आँख लाल हो जाती है। तो इसका जो बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानना है कि हम कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं। एक तो डैंड्रफ, जैसे मैंने बताया, वो तो ज़रूरी है ही कि अगर हम शैम्पू करें बालों को तो जो डैंड्रफ आपका बालों से नीचे आएगा ही नहीं, तो पलक में भी नहीं रुकता है, जिसकी वजह से और भी इन्फेक्शन जो पलक में होते हैं वो नहीं होंगे। और दूसरा जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम, जब 40 की उम्र से ज़्यादा और या बहुत क्रॉनिक कंडीशन में, जब पलकों में हमारे ग्लैंड होते हैं, मल्टीपल ग्लैंड्स होते हैं ऊपर और नीचे की तरफ, ये ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं हमारे, जिसे हम आंसू बोलते हैं, वो सिक्रीट होते हैं। अगर इन ग्लैंड में किसी भी कारण अगर सिक्रीशन कम हो जाए या रुकने लगे, उसके वजह से कभी कभी बहुत कॉमनली जो देखा जाता है पलकों में, ये सूजन सी आने लगती है और इसके कारण हमें देखने में, रोज़ के टाइम रोज़ का काम करने में परेशानी होती है। तो इसमें हमें सबसे अच्छा जो इसका प्रिवेंटिव मेजर होता है वो ये होता है कि हम अपनी आँख साफ़ रखें। पानी से हल्के हल्के गुनगुने पानी से पलक को बिल्कुल छप जैसे करते हैं आँख में, वैसे कर सकते हैं। अगर हम ये जो बेसिक चीज़ें हैं, हाथ साफ़ रखें और जैसे बाल ज़्यादा धूल मिट्टी में नहीं घूमें, इन चीज़ों को अवॉइड करें तो, और फेस अपना साफ़ रखें इन जनरल, तो ऑटोमेटिकली ये पलकों का रोल, जो पलक जो होती है, ठीक ही रहती है। कुछ बहुत क्रॉनिक बीमारियां होती हैं जिसमें देखा जाए तो जो पलक होती है ये कभी कभी अंदर की तरफ
रोल हो जाती है। इस कंडीशन को कहते हैं एंट्रोपियन। और या कभी कभी पलक बाहर की तरफ रोल हो जाती है, उस कंडीशन को कहते हैं एक्ट्रोपियन। तो ये कंडीशंस कुछ होती हैं जिसके कारण आँख बंद होने में परेशानी होती है। जब आँख बंद होती है तो क्या होता है कि जब लिड बाहर निकला हुआ हो एक्ट्रोपियन की वजह से, तो आँख टोटली जो क्या कहते हैं बंद हो नहीं पाती है जो कायदे में होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो अंदर आंसू होते हैं हमारी आँखों के आगे, वो पूरी तरह एक लेयर नहीं बना पाते, जिसकी वजह से हमें साफ दिखता नहीं है। इन सब कंडीशन में यूजुअली अलग अलग इनके जो इलाज होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे मैंने शुरू में आपको बताया ब्लेफराइटिस के बारे में, नेचुरली शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करने से अपने बालों में ऑलरेडी ये चीज़ कम हो जाएगी। और क्या सफाई रख सकते हैं अपनी आँख को। आप जब भी आँख अपना साफ़ करें तो हल्का सा पानी डालें सुबह, जैसे फेस धोते हैं बस, और इसमें और कोई प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर ये क्रोनिक कंडीशन में आते हैं पेशेंट, तब इनके इलाज अलग होते हैं। इसमें यूजुअली हम एक ऑइंटमेंट, मल्लम जो होता है वो देते हैं, हल्का सा पलकों में नीचे की तरह, जैसे काजल में लगाते हैं, काजल हम अपनी आँखों में पलकों में लगाते हैं, वैसी ऐसा हल्का सा मसाज करते हुए ऊपर और नीचे की तरफ हमें ये लगाना चाहिए रात को सोते हुए। तो मेनली इसका ट्रीटमेंट ये होता है। और अगर दूसरी कंडीशन जो मैंने मेबोबिनाइटिस बनाई, जिसकी वजह से हमारे जो आंसू बनते नहीं हैं आँखों के सामने, उसके लिए जो एक ड्रॉप भी देते हैं, जिससे हमारे नेचुरल टीयर्स जैसे होते हैं वैसी एक ड्रॉप होती है, एक प्रेजर्वेटिव जैसे फ्री आजकल ड्रॉप्स आने लगे हैं, जो आंसू नेचुरल जैसे हमारे होते हैं वैसी ही एक ड्रॉप होती है, वो आप ड्रॉप डालें। और इसका दूसरा ट्रीटमेंट जो होता है मेबोबिनाइटिस का, वो होता है मेन गर्म पानी से आँख बंद करके 2 या 3 मिनट सिकाई करें। इससे आपके ये जो ग्लैंड जो मैं आपको बता रहा था, जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे पलकों में, वो खुल जाते हैं और धीरे धीरे सिक्रीशंस बाहर निकलते हैं और फिर एक नॉर्मल प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये रही जो मेनली इन्फेक्शन देखा जाता है पलकों में। और जो ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई, जिसमें पलक नीचे की तरफ हो, बाहर की तरफ निकल आती है या अंदर की तरफ रोल कर जाती है, इस कंडीशन में यूजुअली सर्जरी, एक पलकों की सर्जरी होती है, जिसमें इसमें हमारी सब स्पेशलिटी होती है ऑक्यूलोप्लास्टी, जो इसमें स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो लोग हल्की एक लोअर लिड में सर्जरी करके उस चीज़ को नॉर्मल पोजीशन पे लाने की कोशिश करते हैं। इसमें यूजुअली कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता। तो ये एक कंडीशंस हो गई लिड की। अब मैं थोड़ा आँखों के थोड़ी अंदर की तरफ जाऊंगा। जो हमारा सफ़ेद वाला भाग है, जो सफ़ेद सफ़ेद हमें आँखों में दिखता है, उस एरिया को बोलते तो स्क्लेरा है, लेकिन वो कवर्ड होता है एक लेयर से, जिसके बोलते हैं कंजंक्टिवा। ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। इसकी वजह से हमारा जो पीछे स्क्लेरा का वाइट पार्ट होता है आई बॉल का, वो बिल्कुल आपको ऐसा लगता है जैसे वाइट एरिया है, बट वो एक्चुअली होता है एक लेयर से कवर्ड, जिसे बोलते हैं कंजंक्टिवा। अब इसका बहुत ज़्यादा जो रोल आँख में है, वो मेनली ये जो आंसू हमारे अंदर हैं उसको अच्छी तरह फ्लो करना, और जब हम आँख ब्लिंक करते हैं तो हमारे काले वाले भाग, जिसको कॉर्निया या पुतली कहते हैं, उससे प्रोटेक्ट करना होता है। तो इसमें कुछ कंडीशंस बहुत कॉमनली आपने डे टू डे लाइफ में देखे होंगे, जो अक्सर यूजुअली जैसे बारिश का सीज़न जब थोड़ा ख़त्म हो रहा होता है या बहुत गर्मियाँ आ जाती हैं, तो आँख लाल हो जाती है। तो ये जो लाल होती है आँख, ये इस कंजंक्टिवा की रेडनेस होती है। ये जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर मैंने आपको जैसे बताया, ये होता तो टोटली ट्रांसपेरेंट है, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह एक ब्लड
वेसल्स के साथ ये सप्लाई होता है। और जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो आँख हमारी लाल होती है। तो ये एक पार्ट है आँख का जो हमें पूरी आँख पूरी लाल की तरह दिखा, लाली लाली सी जो दिखती है हमें आँख में, ये कंजंक्टिवा पे होती है। तो जो मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं वो है अक्यूट कंजंक्टिवाइटिस। अक्यूट कंजंक्टिवाइटिस होता है कंडीशन जब एकदम से आप उठते हैं, कोई भी रीज़न नहीं होता, आप सुबह उठे या शाम के टाइम हल्के से पहले एक आंख में कभी लाली आती है। यूजुअली एक आंख से शुरू होता है, कभी कभी दोनों आंख में भी देखा जा सकता है। और एकदम से अगले दिन आपको एक चुभन सी महसूस होगी आंख बंद करते हुए, दर्द हल्का सा होता है और देखने में परेशानी होती है, आंसू, काफ़ी आंसू आने लगते हैं। ये आंसू भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होते हैं। हमें तो लगता है कि आंसू आ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ प्रोटेक्ट करते हैं आंसू आते हैं जो। तो इस कंडीशन को यूजुअली जो बहुत कॉमनली देखी जाती है, ये 3 तरह की हो सकती है। एक हो सकती है बैक्टीरियल, कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो वो यूजुअली एसोसिएटेड होता है, बैक्टीरियल हो सकता है या वायरल हो सकता है या एलर्जिक हो सकता है। एलर्जिक एक अलग कंडीशन है। तो पहले मैं इन्फेक्शन वाली बात करूँगा, जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि जो इन्फेक्शन होता है मोस्ट कॉमनली जो कंजंक्टिवा से इन्वॉल्व होता है वो या तो वायरल होता है या बैक्टीरियल होता है। अब इन दोनों में फ़र्क ये होता है, दोनों में आँख बहुत लाल होती है, लेकिन बैक्टीरियल जो होता है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे होते हैं हमारी आँखों में, उसके कारण इसमें बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज का मतलब आंसू जो होता है वो मिल के बहुत सारा इन्फेक्शन म्यूकोइड जैसा डिस्चार्ज निकलने लगता है। यूजुअली ये ट्रांसपेरेंट तो आंसू निकलते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा येलोइश टू ग्रीनिश कलर में ये डिस्चार्ज मतलब साथ में निकलता है। और इनिशियल स्टेज में ये वाइटिश सा हो जाता है, नॉट ट्रांसपेरेंट लाइक टीयर्स। तो ये इसकी पहचान होती है। अगर आपको एक आंख में ऐसा कभी महसूस होता है, आपको लगता है कि बहुत डिस्चार्ज, तो आप लोगों को बहुत ज़रूरी है किसी भी आई स्पेशलिस्ट को दिखाना। ये नहीं कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके एक मेडिसिन ले लें, क्योंकि हर बार जब आंख लाल होती है उसका एक ही ट्रीटमेंट नहीं होता है। बहुत तरह की दवाएं आती हैं, अलग अलग इन्फेक्शन की दवाएं होती हैं। और जो ज़्यादातर यहाँ देखा गया है, ओवर द काउंटर जब लोग दवा ले लेते हैं तो यूजुअली स्टेरॉइड से मिक्स्ड होता है वो दवा, और उससे आँख लाली में रिलीफ तो हो जाता है, लेकिन वो इन्फेक्शन ठीक नहीं होता। तो मेरी सबसे यही है कि आप लोगों को किसी भी आई स्पेशलिस्ट, आई डॉक्टर को अगर आँख में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करना चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं से भी किसी की सलाह लेके अपनी आँखों में कोई भी दवा डाल लें, क्योंकि आईज एज सच आप जानते ही हैं कितनी इम्पोर्टेंट है लाइफ में। एक बार इसमें प्रॉब्लम हो जाती है या दिखना कम हो जाता है, बहुत कंडीशन में दिखता कभी है नहीं, और अगर हम आँखों से देखेंगे नहीं तो हम ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते। तो इसीलिए मैं बहुत स्पेसिफिकली बोलना चाहता हूँ, आँख में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोगों को एक आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। अब जैसे मैं आपको कंजंक्टिवाइटिस के बारे में बता रहा था, अब इसमें आँख लाल हो जाती है, इसमें हम दवा देते हैं, यूजुअली 1 हफ्ते 10 दिन में ये लाली कम हो जाती है, लेकिन कभी थोड़ी बहुत चुभन और आंसू आते ही रहते हैं कुछ टाइम तक। तो मेडिकेशन के हिसाब से यूजुअली जो डॉक्टर होते हैं वो लोग 5 या 3 दिन में फॉलो अप करते हैं देखने के लिए कि इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये दवा चल रही है अच्छी कि नहीं, दवा तो यूजुअली हर कंडीशन के लिए फ़िक्स होती है। इम्प्रूवमेंट देखना है, कितनी कम करनी है दवा, कितनी बढ़ानी है, ये इम्पोर्टेंट होता है एक फॉलो अप, फिर से आने की विज़िट।
ये तो आपकी आई बैक्टीरियल। वायरल अगर बहुत ज़्यादा कॉमन कंजंक्टिवाइटिस एक कंडीशन देखी जा रही है, और अगर आप ज़्यादातर देखें ये दोनों आइज़ को इन्वॉल्व करती है और बहुत एक सीवियर स्टेज में होती है। इसका भी एक बहुत ज़रूरी जानना है, इसका भी एक प्रोसेस होता है। यूजुअली एंटीवायरल मेडिकेशन तो आँख की नहीं होती, जो होती हैं वो स्पेसिफिक डिजीज़ की, वायरल डिजीज़ की होती हैं। लेकिन कंजंक्टिवाइटिस जो एडिनोवायरल, जो मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन आँख में देखा जाता है जिसकी वजह से आँख लाल होती है, वो उसका यूजुअल जो ट्रीटमेंट है एक्चुअली एक प्रोसेस होता है। विद इन 7 to 10 days एक रिजॉल्व, यूजुअली वायरल इन्फेक्शन रिजॉल्व हो जाता है। एंड यूजुअली उसमें कुछ चाहिए नहीं होता है, आँख साफ, प्रिकॉशन लेना चाहिए, हाइजीन से बिल्कुल आँख बिल्कुल साफ रखनी चाहिए, उससे भी रिजॉल्व होता है। लेकिन यूजुअली ये जो वायरल इन्फेक्शन है कि ये मिक्स्ड इन्फेक्शन होते हैं, ये बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होते हैं उसके साथ मिले होते हैं। तो इसीलिए एक एंटीबायोटिक ड्रॉप और एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप देते हैं, जिससे ये जो फॉरेन बॉडी सेंसेशन, डिस्कम्फर्ट जो आँख में है उसकी वजह से वो कम हो। लेकिन इसका अपना प्रोसेस होता है। मोस्ट ऑफ ये जो वायरल कंजंक्टिवाइटिस होते हैं इन्हें 1 हफ्ते से 10 दिन लगते हैं रिजॉल्व होने में, और यूजुअली 3rd-4th डे में ये मैक्सिमम पे होते हैं। तो बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि हमने ड्रॉप जब से यूज़ करना शुरू करा तब और बढ़ गई। ऐसा नहीं है, उसका प्रोसेस ही है। चाहे आप ड्रॉप यूज़ करते हो उस टाइम या नहीं करते, वो इन्फेक्शन बढ़ता। तो ये रहा एक शॉर्ट जो बहुत कॉमन रेडनेस ऑफ आई देखा जाता है। फिर मैं एक थर्ड कंडीशन में जो बहुत कॉमनली एसोसिएटेड होता है, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में शुरू में क्या होता है कि जो बहुत लोगों में, चिल्ड्रन में बहुत कॉमनली देखा जाता है, और उस कंडीशन में वो भी एक एलर्जिक कंडीशन होती है। और जैसे बड़े होते हैं विद ऑफिस वर्क करने में, नॉर्मल सीजनल वेरिएशन की वजह से, जैसे कि मौसम जैसे चेंज होता है उसकी वजह से भी एलर्जिक होते हैं लोग। तो ये एक और कंडीशन होती है जिसमें आँख ज़्यादा लाल तो नहीं होती जैसे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन में देखी जाती है, लेकिन माइल्ड रेडनेस रहती है। तो इस कंडीशन में चिल्ड्रन को बहुत कॉमनली देखा गया है इस कंडीशन में, और इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में वीकेसी, जो वर्नल क्रेटो कंजंक्टिवाइटिस। इसमें तीनों पार्ट जो आपके आई के दोनों मेन पार्ट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपका कॉर्निया जो पुतली होती है, और दूसरा आपका कंजंक्टिवा। तो चिल्ड्रन में बहुत कॉमनली देखा जाता है, क्योंकि थोड़ा चिल्ड्रन जो है तो बच्चे होते हैं लोग, वो खेल कूद करते हैं, बाहर घूमते हैं, डस्ट पार्टिकल्स और ओपन एक्सपोजर में ज़्यादा रहते हैं। तो या इन लोगों में कॉमनली ये जल्दी हो जाता है। लेकिन बहुत ज़रूरी है इस कंडीशन में भी अपने बच्चों को, आप लोगों को दिखाना चाहिए आई स्पेशलिस्ट को, बिकॉज़ इसमें शुरू में रेडनेस होती है, और ओवर द काउंटर जैसे मैं बता रहा था, कोई भी दवा, जो भी मेडिसिन होती है वो कोई भी काउंटर से मिल जाती है। और यूजुअली मैंने जहाँ तक इतना एक्सपीरियंस प्रैक्टिस में किया है, देखा है कि हमेशा ओवर द काउंटर, क्योंकि एक दवा देते हैं तो उससे एकदम इम्प्रूवमेंट आता नहीं है, तो स्टेरॉयड मिक्स्ड मेडिकेशन ये लोग यूज़ करने लगते हैं। और ये एक बहुत सीरियस लेने की कंडीशन है। बच्चों को रिलीफ तो जल्दी मिल जाता है उस दवा से, लेकिन उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ करने के, वो है काला मोतिया, कैटरैक्ट। अगर आप स्टेरॉइड्स ड्रॉप्स ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं तो आँख का प्रेशर बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से जो नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व हमारी आँख के अंदर, वो डैमेज होने लगती है। ये एक कंडीशन बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है, क्योंकि
ये जो कंडीशन है, इट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। एक बार ये कंडीशन हो जाती है तो ये वापस नहीं आ सकती किसी भी ट्रीटमेंट या सर्जरी से। डैमेज एक बार काले मोतिया से हो जाता है, वो परमानेंट होता है। हम सिर्फ दवा के साथ या मेडिकेशन किसी भी तरह से हम सिर्फ उस चीज़ को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये बहुत स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। एलर्जिक कंडीशन में देखा गया है कि स्टेरॉयड ड्रॉप्स ऐसे रैंडमली काउंट बच्चों को दे देते हैं, और फिर जब वो एक आई स्पेशलिस्ट को कभी दिखाते हैं तो प्रेशर बढ़े हुए होते हैं और ग्लूकोमा बहुत एडवांस स्टेज में आ चुका होता है। और जैसे मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, एक बार ये हो जाता है तो वो स्टेज पे डैमेज परमानेंट हो जाता है। ये औरों की तरह नहीं है, जैसे कि कैटरैक्ट, सफ़ेद मोतिया, जो आपने मोतिया निकाला और लेंस डाल दिया और रोशनी वापस आ गई। इसमें ऐसा नहीं है। तो मैं इसके डिटेल में ग्लूकोमा के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। अब ये तो हमारी कंजंक्टिवा, जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द आई मैंने बताया था। अब द ब्लैक पार्ट, जैसे सब कहते हैं पुतली, कुछ लोग हम जो टर्म में बोलते हैं उसे कॉर्निया बोलते हैं। ये जो ब्लैक पार्ट ऑफ द आई है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। एक मिथ है कि लेंस जो होता है अंदर आँख के, उसमें सारी पावर होती है। ऐसा नहीं है। जो हमारा लेंस की पावर होती है, जैसे मान लो हमारी पूरी एक आई की पूरी पावर 100% ले लीजिए, तो लेंस जो अंदर होता है उसकी पावर सिर्फ 20% ऑफ द पूरी आई होती है। सारी पावर आई की कॉर्निया, जो मैं आपको बाहर वाला काला वाला भाग बता रहा हूँ, ये एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। सारी पावर इसके अंदर होती है। तो ये सोचिए ये हमारी आइज़ के लिए कितना इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसके जो इन्फेक्शन, कॉमन इन्फेक्शन होते हैं, उनके बारे में जो बहुत कॉमनली देखे जाते हैं, गाँव में जो लोग काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और कुछ लोग जो मैकेनिकल वर्क करते हैं, तो जो कॉमनेस्ट आँख में लोग कहते हैं कुछ चला गया, इसकी वजह से क्या होता है कि एक अल्सर बन जाता है। अल्सर जो होता है ये कॉर्निया में बनता है। कोई भी चोट लगने के कारण या कोई भी किसी भी, जैसे आप घास काट रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कहीं भी काम कुछ आँख में चला जाए और वो जाके रुक जाए और आपको बहुत आंसू आए, आप उसका कोई प्रिकॉशन ना लें, तो वो जाके अल्सर में बन जाता है। तो ये अल्सर एक बहुत ही ड्रेडेड कंडीशन होती है कॉर्निया की, जो हम सफ़ेद इन्फेक्शन देखते हैं ब्लैक पार्ट ऑफ द आई में, और जिसकी वजह से अगेन वही कंडीशन, आँख बहुत लाल हो जाती है और डिस्चार्ज सा निकलने लगता है जो काले वाले भाग में। ये बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है। इसका ट्रीटमेंट बहुत लॉन्ग टर्म होता है, और आप अगर इधर उधर के, स्पेशली अगेन इस कंडीशन में वही चीज़, अगर ओवर द काउंटर आप ड्रग ले लेते हैं, अगेन वही चीज़ स्टेरॉयड ड्रॉप मिला के दे देते हैं, और इस कंडीशन में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। स्टेरॉयड से ये जो अल्सर बनता है हमारी पुतली में, ये और बढ़ने लगता है। तो इसीलिए जो आँखों की प्रॉब्लम है, फिर मैं बोलना चाहूँगा कि आप किसी आई डॉक्टर को ही दिखाएं। अब इस कंडीशन को बोलते हैं कॉर्नियल अल्सर, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये इससे रोशनी ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट परमानेंट चली जाती है। क्यों जाती है? जो हमारा कॉर्निया है, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती। जैसे और शरीर के सारे भागों में ब्लड सप्लाई होती है, लेकिन यही एक स्ट्रक्चर है जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती बिल्कुल। और यही एक रीज़न है, दुनिया के सब कुछ चीज़ ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। ये लिवर ट्रांसप्लांट होता है, जैसे आप सुनते हैं,
किडनी ट्रांसप्लांट, लेकिन हमेशा विद इन द फैमिली या डोनर फैमिली में ही लेते हैं, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स होता है जो मैच करना चाहिए, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं इन सब स्ट्रक्चर्स में। तो ये आप एक दूसरे का किसी का भी नहीं लेके ट्रांसप्लांट कर सकते। और बहुत अगर ट्रांसप्लांट होता है तो बहुत लंबे टाइम तक आपको एक दवा लेनी होती है, जिसके दूसरे जिसने आपको रेसिपिएंट या जिसने आपको ये लिवर या किडनी दी है उसको कम करने के लिए। लेकिन ये एक अमेजिंग चीज़ है आँख में, ये किसी भी आँख को लेके आप इसमें दूसरी मतलब ये जो कॉर्निया है उसको लगा सकते, क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई होती नहीं है। तो इसीलिए एक कॉर्नियल ट्रांसप्लांट जो आप सब लोगों को इन जनरल पता है कि हम वो आँख बदल जाती है, नहीं, ऐसा नहीं होता। पहली बात तो मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट या आई आई बैंक से जो आई मिलती है वो पूरी आँख को नहीं बदलती। सिर्फ ये जो कॉर्निया जो मैं आपको भाग बता रहा हूँ, जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ एक बटन सा होता है, ये बदला जाता है। इसे बोलते हैं कॉर्नियल ट्रांसप्लांट और पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी जो मेडिकल टर्म है। तो आँख एज सच पूरी की पूरी आँख नहीं बदल सकते। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है सबको जानना कि जो ट्रांसप्लांट होता है वो सिर्फ ये पुतली कॉर्निया का होता है। अब जो मैं इनकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स जो फेस करते हैं लोग और जो इन्फेक्शन होते हैं, जो मेन कॉमन मैंने आपको कॉर्नियल अल्सर के बारे में बताया, इसका ट्रीटमेंट बहुत लॉन्ग टर्म होता है। तो इसको जितना जल्दी डिटेक्ट कर लें उतना अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप जितनी जल्दी डॉक्टर को दिखा लें और मेडिकेशंस और दवा मेडिसिन अगर रेगुलर टाइम से डाल लें तो बहुत लोगों को चांसेस होते हैं कि उस कॉर्निया में एक हल्का सा दाग रह जाता है लंबे टाइम बाद, लेकिन रोशनी में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। लेकिन अगर पूरा बड़ा दाग बन जाए और लंबा बड़ा आपने ट्रीटमेंट लंबे टाइम तक नहीं लिया, तब ये कंडीशन आती है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें कॉर्नियल ओपेसिटी बन जाती है और कुछ दिखता नहीं जब ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमें इन्फेक्शन को जितनी जल्दी पहले ट्रीट कर दें वो बेटर होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इसका हर चीज़ का ट्रीटमेंट बहुत लंबे टाइम तक निकल जाता है। तो और जो कॉमन कंडीशन जो हम कॉर्निया में देखते हैं, बहुत कॉमनली हम देखते हैं फॉरेन बॉडी। कॉर्निया में जब आप बाइक चला रहे हैं ओपन एयर में बिना ग्लासेस के, या इवन कभी कभी चश्मा पहनते हुए भी साइड से, या बहुत तेज़ धूल मिट्टी चले तो कोई चीज़ कॉर्निया में जाके रुक जाती है और उसकी वजह से बहुत वाटरिंग होती है। ये एक बहुत इमरजेंसी कंडीशन है। आपको अगर ऐसा कभी ऐसा होता है महसूस, तो हमेशा इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि वो चीज़ जो चीज़ पुतली में जाके चिपक जाती है वो धीरे धीरे अगर इसमें मेडिसिन या इस चीज़ को हटाया ना जाए तो इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा और वही स्टेज आ जाएगी जो मैं आपको कॉर्नियल अल्सर की बात कर रहा हूँ, जिसमें फिर इसका कोई सल्यूशन नहीं होता। तो कॉर्नियल अल्सर जो ये फॉरेन बॉडी के बारे में बता रहा हूँ, फॉरेन बॉडी कोई भी चीज़ आँख में तिनका या हेयर कुछ भी चला जाए तो इमीडिएटली दिखाना चाहिए, क्योंकि इसका कुछ खास इलाज है नहीं। अगर आप कोई भी आई डॉक्टर को दिखाएंगे, वो एक स्लिट लैम्प होता है जिसमें मैग्नीफाइड व्यू होती है आँख की, और वो चीज़ कॉटन बड से एक लोकल एनेस्थेटिक डाल के कॉटन बड से हटा देते हैं, या फिर अगर वो एम्बेड हो जाती है तो एक 26 गेज की नीडल होती है, उससे हल्का सा कॉर्निया में टच करके उसे हटा देते हैं। और ड्रॉप्स डालनी होती है, कभी कभी थोड़ा अंदर तक चली जाती है तो उस कंडीशन में एक दिन के लिए आँख को पैच करके बंद करते हैं। तो ये इसका मेन समाधान होता है। अब मैं थोड़ी और अंदर की तरफ आता हूँ आँख में, जिस एरिया को हम बोलते हैं एंटीरियर चेम्बर।
सबसे बाहर वाला भाग तो कॉर्निया हो गया, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है और एक प्यूपल, उसके पीछे प्यूपल होता है। जो आप राउंड सा देखते हैं उसे, उस पूरे एरिया को आइरिस बोलते हैं, और जो छोटा सा अपर्चर सा होता है उसे प्यूपल बोलते हैं, जो हमें ब्लैक ब्लैक सा दिखता है रिफ्लेक्स में। और इन दोनों के बीच में ये आइरिस और पुतली द कॉर्निया के बीच में फ्लूइड होता है, जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्लूइड होता है। ये, इसके फंक्शन तो बहुत होते हैं। ये कॉर्निया को एक तो न्यूट्रिशन देता है, जैसे मैंने आपको बताया कॉर्निया में ब्लड सप्लाई होती नहीं है, तो कॉर्निया को नॉर्मल रहने के लिए कैसे, एक तो ये एक्वस ह्यूमर जो फ्लूइड पीछे होता है और जो आंसू हम आगे बोलते हैं, दोनों चीज़ इसको ऑक्सीजन और नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स देती है इस कॉर्निया को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो जो एक्वस ह्यूमर जिसके बारे में मैं अब बात कर रहा हूँ, ये पीछे से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है कॉर्निया को। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन होता है इसका, वो होता है आँख का प्रेशर मेंटेन करना। जैसे हमारा ब्लड प्रेशर होता है, वैसी आँख का एक प्रेशर होता है जिसे बोलते हैं इंटर ऑकुलर प्रेशर। ये एक्वस ह्यूमर जो हमारा होता है, ये एक पार्ट ऑफ द सिलियरी बॉडी से प्रोड्यूस होता है, और इसके लिए मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा फोटोग्राफ में कैसे लगता है। एक्सप्लेन करिए, नहीं चल रहा। अच्छा, जो पुतली मैं आपको बता रहा था, अब मैं फिर से एक बार समझाऊंगा आपको। कॉर्निया हुआ, एक्वस ह्यूमर हुआ, फिर उसके बाद आइरिस और प्यूपल, वो छोटा सा अपर्चर, उसके पीछे लेंस। अब जो लेंस और आइरिस के बीच में एक बॉडी होती है जिसे बोलते हैं सिलियरी बॉडी। जो आधा पार्ट तो लेंस की अटैचमेंट पे रहता है और आधा पार्ट ये एक्वस ह्यूमर को सिक्रीट करता है, जिसको बोलते हैं सिलियरी बॉडी। और इस सिलियरी बॉडी में सिलियरी प्रोसेसेस होते हैं। तो जो ब्लड होता है हमारी आई को, वो यहाँ तक मैक्सिमम पहुँचता है, और यहाँ से ये ब्लड फिल्टर होके एक्वस बनता है। तो ये पोस्टीरियर चेम्बर, एक एंटीरियर चेम्बर होता है जो आइरिस के आगे होता है, और एक पोस्टीरियर चेम्बर होता है जो आइरिस और लेंस के बीच में होता है। तो जो हमारा एक्वस ह्यूमर है, ये यहाँ से प्रोड्यूस होता है पोस्टीरियर चेम्बर में। पोस्टीरियर चेम्बर से ये प्यूपल के होते हुए एंटीरियर चेम्बर में आता है, और फिर एंटीरियर चेम्बर से ये एंगल में जाके कॉर्निया के जो पेरिफेरल मोस्ट पार्ट्स हैं, वो एंगल बोलते हैं, उसमें जाके ड्रेन करता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब ये जिस फ्लो रेट से प्रोड्यूस होता है और जिस फ्लो रेट से निकलता है अंदर आँख के और फाइनली अब्जॉर्ब होता है, इस वजह से आँख का प्रेशर मेंटेन होता है। तो जो हम बहुत कॉमनली एक कंडीशन देखते हैं, सुनते हैं, जिससे हम पता चलता है ग्लोकोमा, और हम इसे बोलते हैं काला मोतिया, ये इसका मेन कंट्रोल होता है। अब ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें काला मोतिया देखा जाता है। पहले मैं जो आपको समझाना चाह रहा था उसके ये जो आपको ब्लड वेसल्स हैं, आपको एक नेटवर्क दिख रहा है और एक एरो आपको दिख रहा होगा। तो वहाँ पे वो एरिया जो आइरिस लिखा है ब्राउन कलर का,
पीछे लेंस बना हुआ है, LEN लिखा हुआ है, और आगे कॉर्निया जो ब्लूइश कलर में बना हुआ है। तो ये जो एक्वस ह्यूमर मैं आपको बता रहा था, ये पीछे प्रोड्यूस, जैसे एरो डायरेक्शन में पीछे प्रोड्यूस होता है पोस्टीरियर चेम्बर में, प्यूपल के होते हुए एंटीरियर चेम्बर में जाता है, और फिर एक इसका ड्रेनेज सिस्टम होता है, स्लैम्स कैनाल, ट्रेबिकुलर मेशवर्क, एक्वस वेन्स में, और फिर उसी तरह लास्ट में जाके ये स्क्लेरा में ड्रेन हो जाता है। तो ओवरऑल जो 90% होता है वो एक कलेक्टर्स चैनल में ट्रेबिकुलर मेशवर्क में जाता है, और जो 10% होता है वो माना जाता है वो स्क्लेरा के थ्रू अब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये भी एक स्लाइड है जो आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एक्वस सिलेरी प्रोसेस से प्रोड्यूस हुआ और फाइनली कैसे वो ड्रेन होता है। नाउ मैं अब वापस आना चाहूँगा ग्लूकोमा के। तो काले मोतिया में क्या होता है, अगर ये प्रेशर कभी कभी या तो इसका प्रोडक्शन जो फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहा है वो कम हो जाए, या इसका जहाँ ड्रेन हो रहा है वो ब्लॉक हो जाए, या इसके किसी भी पाथवे में कहीं भी ब्लॉकेज आए और पीछे ये कलेक्ट होना चले। मान लो प्यूपल आपका किसी भी रीज़न से बंद हो और जिसके कारण पीछे प्रेशर बनने लगेगा पोस्टीरियर चेम्बर में, और ये फ्लूइड इकट्ठा होता जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा आँख का। ये प्रेशर बढ़ने की वजह से जो मेन खराबी आती है वो हमारी ऑप्टिक नर्व में आ जाके आती है। उसके बारे में मैं आपको जब हम पीछे जाएंगे तो मैं और डिटेल में बताऊंगा। तो अब जो मोस्ट कॉमन कंडीशन जो ग्लूकोमा में देखी जाती हैं वो है आपकी बच्चों में देखी जाती हैं, तो इसीलिए उसे कंजेनाइटल या डेवलपमेंटल ग्लूकोमा बोलते हैं। और जो एडल्ट में देखी जाती हैं बड़े लोगों में, वो मेनली तो दो तरह की देखी जाती हैं। एक होता है प्राइमरी जिसमें ओपन एंगल ग्लूकोमा, जब एंगल खुले होते हैं। दूसरा होता है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, जिसमें जो एंगल होते हैं वो बंद होते हैं। और तीसरे तरह के जो ग्लूकोमा होते हैं वो और भी वेरियस कॉजेज़ की वजह से हो सकते हैं। तो ये तो तरह के ग्लूकोमा हुए। अब इसमें जो मैं कंजेनाइटल ग्लूकोमा जो बच्चों में देखा जाता है थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा। ये इसमें क्या होता है कि ये कंडीशन बच्चों में पैदा होते हुए भी देखी जा सकती है, और यूजुअली क्या होता है दोनों आँख में इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर आप देखें ऊपर वाली, अगर आप इस स्लाइड में देखें जो ऊपर फोटो दिखाई थी, उसमें दोनों आँख में एक ब्लूइश सा अपीयरेंस ऑफ द आई होता है, और नीचे में देखें तो सिर्फ बच्चे की लेफ्ट आई में एक बड़ी सी आई बॉल है और हेजी सा व्यू है। ये एक क्लिनिकल साइन होता है ग्लूकोमा पहचानने का, लेकिन बच्चा तो बता नहीं सकता क्या है, तो पेरेंट्स ही का रोल होता है इसे बताना। तो इसमें जो कॉमन साइंस देखे जाते हैं वो सब लोगों को जानना ज़रूरी है। जैसे कि फोटोफोबिया, बच्चा जो है लाइट जब देखेगा तो आँख बार बार मीचेगा, उसको परेशानी होगी देखने में। दूसरी चीज़, आंसू बहुत ज़्यादा आएंगे उसको आँखों से और लगातार आते रहेंगे, और जब भी लाइट की तरफ देखने की कोशिश करता है वो अवॉइड करेगा उसे देखने की। दूसरी, वो आँख कस के मीचता है, क्योंकि आँख का जो प्रेशर होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो उसे कंफर्ट लेने के लिए आँख मीचता है। और अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो और यूजुअली अपनी उंगली लेके उसे बहुत रब करेगा। ये इसके मेन साइंस होते हैं बच्चों में। और इसका जो मेन चीज़ है ये पेरेंट्स होते हैं। यूजुअली मदर बच्चे के साथ रहती है, तो मदर को इन साइंस को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसे साइंस होते हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, और वो भी एक आई स्पेशलिस्ट को, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट है, 2 सर्जरी है, लेकिन एटलीस्ट जो विजन है उसे बचाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर
बिल्कुल ही लास्ट स्टेज में आते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है उसे बचाएं। लेकिन बच्चों में एक अच्छी बात ये होती है, काला मोतिया होते हुए जो डैमेज होता है वो रिवर्स कर जाता है। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ बच्चों में देखी जाती है, और वो भी 2 3 4 साल में, जब शुरू में ही हो जाती है। इसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, अब मैं एडल्ट ग्लोकोमा या काला मोतिया के बारे में बात करूँगा। इसके जो मेन रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लोकोमा। किसी भी परिवार बड़ों को अगर ग्लोकोमा हो तो एक ये मैंडेटरी है कि आपको अपनी आई चेकअप करानी चाहिए, एंड प्रिफरेबली एज यू रीच योर एज अराउंड 40s इट इज़ मैंडेटरी अ रूटीन चेकअप फॉर ग्लोकोमा आपको कराना चाहिए। और कंडीशंस होती हैं जैसे ट्रॉमा, जिसकी वजह से ग्लोकोमा या काला मोतिया होता है। यूजुअली जो ये काला मोतिया देखा जाता है, ये लिखा है 4 to 7 डेकेड, मतलब यूजुअली द एज ऑफ 40+ में एक रूटीन जनरल एग्जामिनेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही। ग्लोकोमा का सस्पेशन होना बहुत ज़्यादा होता है। काला मोतिया एडवांस कैटरैक्ट मतलब सफ़ेद मोतिया जब बहुत ही लास्ट स्टेज में आ जाता है, लोग ऑपरेट नहीं कराते, बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है, तो फाइनली इसका जो एज लोग कहते हैं कि अगर कैटरैक्ट है मुझे कोई परेशानी नहीं, दिख ही तो नहीं रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आगे जाके ये एक काला मोतिया भी इन्वॉल्व कर देता है। आँख का प्रेशर बढ़ जाता है सफ़ेद मोतिया के एडवांस स्टेज में, और फिर जब नस ख़त्म हो जाती है फिर तो आप चाहे सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन करा के लेंस डलवाएं या ना डलवाएं, आपको रोशनी आएगी नहीं, क्योंकि आँख का जो प्रेशर काले मोतिया की वजह से बढ़ा था उसकी वजह से नस खराब हो जाती है। और जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो है हाई मायोपिया। जिन लोगों के ग्लासेस, थिक ग्लासेस जो पहनते हैं, और उन लोगों को ज़्यादातर हायर चांसेस होते हैं काले मोतिया होने की। और जो मैं शायद शुरू से अभी तक बहुत स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, टॉपिकल स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स। जो आई ड्रॉप्स हैं स्टेरॉयड कॉम्बिनेशन में अगर लॉन्ग टर्म आप यूज़ करेंगे तो आँख का प्रेशर तो बढ़ेगा ही, आपकी ऑप्टिक नर्व ख़राब होगी, और ग्लोकोमा एक परमानेंट फैक्टर हो जाएगा आपकी लाइफ में। तो इसीलिए स्टेरॉयड ड्रॉप्स को डालने से पहले एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, टू बी स्पेसिफिक एन आई डॉक्टर, को दिखाना ज़रूरी होता है। ये जो स्टेरॉयड ड्रॉप्स हैं ये बहुत रैंडमली आजकल यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि स्टेरॉयड किसी भी फॉर्म में आप स्टेरॉयड ड्रॉप्स या गोली खाएं, इफ़ेक्ट तो बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो आदमी रियलाइज़ नहीं करता। अपनी ड्रॉप डाली 2 3 दिन में ठीक हुआ, अरे बहुत ठीक हो गए, नहीं, ऐसा नहीं। ये एक मेजर रिस्क फैक्टर होता है काले मोतिया के लिए। हाइपरटेंशन, ज़्यादातर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों में थोड़ा हायर इंसिडेंस है काले मोतिया देखने का, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि आपको हाइपरटेंशन है तो काला मोतिया हो गए। और एक बहुत कॉमन डिजीज़ है थायराइड डिजीज़। थायराइड डिजीज़ की वजह से भी काला मोतिया देखा जाता है। तो अब थोड़ा सा मैं एडल्ट ग्लोकोमा जो देखा जाता है दो बहुत सिंपल वे में डिवाइड कर देता हूँ। एक तो मैंने जैसे बताया एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, और एक हुआ ओपन एंगल ग्लोकोमा। अब एंगल क्लोजर ग्लोकोमा तो एक इमरजेंसी कंडीशन है। एंगल क्लोजर ग्लोकोमा ये मतलब काला मोतिया जो होता है, जब एंगल, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, एक ये फोटोग्राफ जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, आँख फुल्ली लाल होती है लेफ़्ट साइड में, और कॉर्निया देखिए हेजी है, साफ, जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर जो ब्लैक पार्ट ऑफ द आई हम सब बोलते हैं वो हेजी है। ये क्यों इसलिए हेजी है? क्योंकि आँख का प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है। और जैसे एंगल क्लोजर को मैं ज़रा थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, जो आइरिस और ये हमारा कॉर्निया है,
जब ये आयरिस जहाँ जाके एंड करती है, यहाँ प्यूपिल है तो आयरिस जाके एंड करती है, उसे एंगल बोलते हैं। और कॉर्निया भी वहीं एंड करती है, तो एक जगह एंड करते हैं, इसको एंगल बोलते हैं। अगर ये आयरिस थोड़ा आगे की तरफ हो तो एंगल क्लोजर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो पहली फोटोग्राफ आपने देखी, इसमें क्या हुआ है कि आयरिस बहुत आगे आके रास्ता, जो फ्लूइड हमारा मैंने एक्वेस बताया था, एक्वेस ह्यूमर, जो फ्लूइड जाके प्यूपल से होते हुए अंदर जा रहा था वो बंद हो गया। अब फ्लूइड तो पीछे से बना जा रहा है, और आँख में फ्लूइड जब बनता रहेगा, एक्वेस ह्यूमर प्रोड्यूस होता रहेगा, वो बाहर एग्जिट तो कर नहीं रहा। तो जब एग्जिट नहीं कर रहा क्योंकि एंगल बंद है, तो एकदम से एक अटैक पड़ता है आँख में, जिसे बोलते हैं अक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा। इसमें एकदम आँख लाल हो जाती है, दिखना एकदम से बंद हो जाता है, और बहुत ही सीवियर दर्द होता है आँख में। और ये आँख से लेके एक ही तरफ, हेड की तरफ बहुत सीवियर, जिस आँख में अटैक पड़ेगा उसमें बहुत सीवियर दर्द। ये एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, एक कंडीशन है जो यूजुअली अगर आप इस कंडीशन में आएंगे तो यूजुअली जो डॉक्टर है वो इमीडिएटली मेडिकेशन पे आपको रखता है, और कभी कभी हो सकता है आपको एडमिशन करना पड़े, क्योंकि इस टाइम यूजुअली क्या होता है, आँख का प्रेशर बढ़ता है। अभी तक मैंने आपको प्रेशर बढ़ने की बात करी, अब मैं आपको एक नॉर्मल इंटरऑक्यूलर प्रेशर भी बताता हूँ। यूजुअली जो नॉर्मल प्रेशर आँख का होता है वो 10 से लेके 21 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी होता है। प्रेशर एक एंगल क्लोजर में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, यूजुअली 50 से ऊपर चला जाता है। इस कंडीशन में आँख को दिखना, उस आँख से दिखना बंद होता है। तो इस प्रेशर को कम करने का इमरजेंसी यही ट्रीटमेंट होता है कि हम आईवी मेडिकेशन देते हैं, जिसे बोलते हैं मैनिटॉल, और एडमिट करते हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स ये आईवी ट्रीटमेंट देते हैं, जिसकी वजह से जो अंदर विट्रस होता है हमारा, जो पोस्टीरियर पार्ट में होता है, वो थोड़ा लिक्विफाई होता है और प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन फॉर अ मोमेंट होता है। इसका जो मेन ट्रीटमेंट है, वो एक्चुअली जो ट्रीटमेंट है वो है लेज़र। आँख में लेज़र दे के एक और ऑल्टरनेट रास्ता खोलते हैं, उसके बारे में मैं डिटेल में जाऊंगा। दूसरी फोटोग्राफ जो अगर आप देखें राइट साइड में, वो वाली, उसमें सेंटर में वाइट वाइट सा जो एरिया है वो कैटरैक्ट है। ये एक सेकेंडरी ग्लोकोमा की कंडीशन है। जब कैटरैक्ट बहुत एडवांस स्टेज में हो जाता है तब भी काला मोतिया इसमें ऐसे दिखता है। और एक फोटोग्राफ और है जो आपको नीचे दिख रही है, उसमें आप देखें नीचे थोड़ा डार्क ब्राउनिश शेड आ रहा है, वो एक्चुअली रेडिश है, एंड वो है ब्लड। एंटीरियर चेम्बर में, जो एक्वस ह्यूमर में, ये ब्लड आ गया है। ये ब्लड जो आता है, ये यूजुअली कोई भी ट्रॉमेटिक कंडीशन, मतलब कोई भी चोट लगने के कारण, आँख में चोट लग जाए या कोई चीज़ अंदर चली जाए आँख में, ये ब्लड जाके सेटल हो जाता है। और ये जब सेटल होता है, अगेन एंगल बंद होता है और प्रेशर बढ़ने लगता है। तो ये अगेन एक कंडीशन हो जाती है जिसमें ग्लोकोमा देखा जाता है। जो मैं आपको अभी एंगल क्लोजर के बारे में बता रहा था, इसमें जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो लेज़र होता है। वो जब कंडीशन ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो जाती है एंगल क्लोजर में, तब तो आप लेज़र दे सकते हैं मेडिकेशन के बाद। लेकिन ये जो मैं आपको, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे डायग्राम, वही फ्लो, आप अगर एरोज देखें, जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें एरोज में ऐसे जैसे एक्वस ह्यूमर बना और वो प्यूपल के थ्रू होके एंगल में चला गया। जो उसके साइड में स्लाइड है वो दिखा रहा है, देखिए एक्वस जब रास्ता बंद हो जाता है बीच में से प्यूपल के एरिया से, और जो एरोज दिखा रहा है उसकी वजह से प्रेशर अंदर बन ही जा रहा है, लेकिन फ्लूइड तो बाहर जा नहीं पा रहा। तो इस कंडीशन में होता है एंगल क्लोजर। और इस एंगल क्लोजर में अगर नीचे की तरफ देखें तो लेज़र लिखा है, तो हम लेज़र से
ये हमारा आइरिस होता है, इसमें एक छेद बना देते हैं। ये एक नॉर्मल ओपीडी सिटिंग प्रोसीजर है। आप लेज़र के सामने, एक मशीन होती है जैसे एग्जामिनेशन की, वैसे ही आप बैठते हैं सामने, और एक लेज़र, कोई इसका कोई प्रिकॉशन एज सच तो है नहीं। इसमें आप एक जो डॉक्टर होता है वो दूसरी साइड में बैठ के एक लेज़र के 2-3 स्पॉट कभी कभी मारता है, और उससे एक आइरिस में एक छेद बन जाता है, जिससे अगर आप स्लाइड में देखें तो फिर वो रास्ता एक और खुल जाता है, और फिर फ्लूइड उस रास्ते से निकलने लगता है, और बीच के रास्ते के बजाय वो उस रास्ते से निकलता है, और फिर एज यूजुअल एंटीरियर चेम्बर में आके आउटलेट में चला जाता है। तो ये एक मेन ट्रीटमेंट है एंगल क्लोजर ग्लाकोमा में। और जो कंडीशन मैंने आपको अक्यूट स्टेज में दिखाई, उसमें तो हमें आई ड्रॉप्स और ये सब विद इन 24 आवर्स कोशिश करते हैं कि एंगल किसी तरह खुले। तो इसमें ऐसी मेडिकेशन देते हैं जिससे कि ये जो आइरिस है, प्यूपल छोटा हो जाए, आइरिस पुल करे तो एंगल खुल जाता है। एंगल खुलने के कारण फ्लूइड वापस चला जाता है, ड्रेन हो जाता है, तो प्रेशर नॉर्मल आ जाता है। लेकिन इसमें यूजुअली 24 आवर्स टू 36 आवर्स चाहिए होते हैं पहले मेडिकेशन पे रखने की, क्योंकि कॉर्निया इतना हेजी होता है कि हम लेज़र दे ही नहीं पाते। लेकिन ये मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट लेज़र ही होता है। तो बेसिकली ये तो एक तरह का काला मोतिया हुआ। दूसरा जो ओपन एंगल ग्लाकोमा होता है, ये एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है, क्योंकि इसमें कोई साइन नहीं होता, कोई भी सिम्टम नहीं होता जो पेशेंट या किसी भी इंडिविजुअल को पता चले कि मुझे काला मोतिया है। इसमें कुछ नहीं होता, नॉर्मल आई होती है, विजन बहुत अच्छी 6/6 जिसे नॉर्मल कहते हैं, बिल्कुल अच्छी विजन होती है। और सबसे ख़ास बात है कि बहुत एडवांस स्टेज तक आप ओपन एंगल में पहुंच जाते हैं। ग्लाकोमा की 90% डैमेज नर्व पे हो जाता है, लेकिन आपकी विजन बिल्कुल क्लियर होती है। तो क्या होता है इसमें क्या होता है काले मोतिया में, जो बाहर की, हम जैसे एक शार्प पार्ट होता है जिसे फोविया कहते हैं, जिसे हम सबसे क्लियर देखते हैं। आप किसी तरफ देखेंगे तो आप बिल्कुल क्लियरली देख रहे होते हैं वो पार्ट को। लेकिन अगर आप अपनी आई फिक्स रखें और उधर ही देखते रहें तो आपको दिखता तो इस तरफ भी है और इस तरफ भी है आँख के, लेकिन उसकी शार्पनेस नहीं होती। आपको पता होता है कि जैसे आप सामने देख रहे हैं, आपको पता होता है कोई यहाँ पे खड़ा है, आप महसूस करते हैं, और ये इस तरफ भी पता होता है। तो ये एक फील्ड ऑफ विजन होती है। तो जो खराबी आती है काले मोतिया में, ये फील्ड ऑफ विजन में कमी आती है। तो इसीलिए आप जब काला मोतिया होता है तो पीछे बाहर से आपकी फील्ड ऑफ विजन कम होती जाती है, और आप सिर्फ सेंटर वाले, तो अगर मान लो आपको काला मोतिया एडवांस स्टेज में है, आपको अगर कुछ देखना है वहाँ, तो आपको आँख हिलानी पड़ेगी, और फिर आप उस तरफ देखेंगे तब आपको वो चीज़ दिखेगी, क्योंकि काले मोतिया की वजह से फील्ड ऑफ विजन कम हो जाती है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है समझनी, क्योंकि ये सिर्फ नॉर्मल लाइफ में ही नहीं, आप राइटिंग वाइटिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ड्राइविंग ले लीजिए, अब आप फील्ड ऑफ विजन से आपको पता होता है कि आइडिया रहता है कि ये गाड़ी इधर है या पास हो रही है, लेकिन जिसकी कंस्ट्रिक्टेड विजन होती है वो सिर्फ बीच का देख रहा है, उसे इधर उधर तो दिखाना नहीं होता। तो अगर उसे उधर देखना तो उसे आँख हिलानी पड़ेगी उधर देखने के लिए। तो या तो वो ड्राइविंग पे कंसंट्रेट करके सामने रोड पे देखे, या फिर उधर देखे। तो इसीलिए जो ग्लाकोमा हो जाता है, ड्राइविंग शुड बी एक्चुअली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ड्राइविंग अलाउड नहीं होना चाहिए जिनकी फील्ड ऑफ विजन पूरी नहीं है, क्योंकि ये एक इंसिडेंस होता है जिसकी वजह से ड्राइविंग या मोटरसाइकिल राइडिंग एनीथिंग, आपको एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस होते हैं। आप तो अपने आप ड्राइव शायद अच्छा कर लें, लेकिन दूसरे के लिए तो नहीं पता, दूसरे को कि वो दूसरी तरफ से आ रहा है, कि आपको काला मोतिया है, आपको दिख नहीं रहा। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस डिजीज़ को समझना। तो
इसमें जो ओपन एंगल है, इसमें विजन जैसे मैंने आपको बताया बहुत अच्छी होती है विजन। खराबी क्या होती है? फील्ड ऑफ विजन कम हो जाती है। तो जो नॉर्मल पर्सन होते हैं जिनको थोड़ा सा भी इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, वो अपनी पूरी लाइफ ज़िंदगी जी लेते हैं और आखिर में आते हैं दिखाने स्टेज में जब रोशनी में थोड़ा फ़र्क पड़ता है। और यूजुअली जब 60-70 हो जाते हैं, 60s क्रॉस कर जाते हैं, तो कैटरैक्ट जो एक नॉर्मल प्रोसेस है वो तो हो ही जाता है, तो उसकी वजह से रोशनी कम हो जाती है और वो फिर ऑपरेशन कराते हैं तो उन्हें दिख जाता है। तो इसकी एक बहुत कोरिलेशन होती है काले मोतिया और सफ़ेद मोतिया की, जो मैं बहुत स्पेसिफिकली बताना चाहूँगा। हम काले सफ़ेद मोतिया जो होता है वो लेंस के बाद, लेंस पे जब आऊँगा तो डिटेल में बताऊँगा। ये इनका एक बहुत डिटेल कोरिलेशन होता है जो नॉर्मल लोग नहीं समझते, जो मैं आप समझाऊँगा आपको। उसमें उसमें जाने से पहले पहले से ग्लोकोमा का जो मैं ओपन एंगल की बात कर रहा था, मैं थोड़ा सा और उसके बारे में बताऊंगा। सिंस कोई भी सिम्टम नहीं होता और साइन तो आँख में तो कुछ दिखता नहीं है, तो बिल्कुल नॉर्मल आई होती है। इवन जब डॉक्टर देखता है तो नॉर्मल आई होती है। इसके लिए कुछ टेस्ट करने ज़रूरी होते हैं। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है, सबसे शुरू में जो हम शुरू करते हैं, वो इंटरऑकुलर प्रेशर देखते हैं। अगर 21 के अंदर होता है तो ठीक है, लेकिन 21 से ऊपर होता है मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी तो हाई प्रेशर माना जाता है। और दूसरी, सबसे पहले तो प्रेशर देख लिया आँख का। दूसरी चीज़ एंगल, जो मैं आपको ओपन एंगल और क्लोज्ड एंगल की बात कर रहा था, तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये एक लेंसेज होते हैं जिसके थ्रू टेस्ट होता है, उससे पता चलता है कि एंगल ओपन है या क्लोज्ड है। फिर उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डायलेट करके प्यूपिल को ऑप्टिक नर्व को देखना। जो ऑप्टिक नर्व है वो साइन दिखाती है काले मोतिया की। नॉर्मली एक ऑप्टिक नर्व को अगर हम ऐसे वाइटिश जो ऑप्टिक नर्व हमें दिखती है, उसका अगर एक भाग माना जाए तो उसका वो जो रेशियो में अगर उसे 10 लिया जाए तो जो 4 है, 4/10 एक कप बनता है। एक ऑप्टिक नर्व के अंदर एक छोटा सा डिप्रेशन होता है जिसे बोलते हैं कप। तो एक कप का और ऑप्टिक नर्व का एक रेशियो होता है। तो 4, अगर इसे 10 लें तो 4/10 कप नॉर्मल माना जाता है। 4/10 से ऊपर ग्लोकोमा सस्पेक्ट करते हैं कोई भी डॉक्टर। तो ये एक क्लिनिकल बहुत अच्छा साइन होता है। एक कंडीशन जो होती है जिसमें ऑप्टिक नर्व नॉर्मल होती है, इंटरऑकुलर प्रेशर बहुत हाई होता है और सब साइंस आगे से लेके फील्ड टेस्ट तक जो मैं डिटेल में बताऊंगा वो सब नॉर्मल होते हैं। उस कंडीशन में ही एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं ऑकुलर हाइपरटेंशन। ये ग्लोकोमा का पार्ट होता है लेकिन ये ग्लोकोमा नहीं होता। इसमें हाई प्रेशर पे भी ऑप्टिक नर्व नॉर्मल रहती है। तो इसका जो मेन, ये तो मैंने आपको एक सब बता दिया है कि कैसे होता है काला मोतिया, लेकिन इसका क्या प्रिकॉशन हमें लेने चाहिए ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली जब आप एज ऑफ 40 क्रॉस करते हैं तो आपको एक रूटीन एग्जामिनेशन अपनी आई का कराना ही चाहिए। नॉट ओनली फॉर ग्लोकोमा काला मोतिया, फॉर कैटरैक्ट एंड पीछे द मोस्ट कॉमनेस्ट डिजीज़ जो देखी जाती है वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। उसके पार्ट में मैं अब लेंस पे पहले जाता हूँ, थोड़ा सा कैटरैक्ट के बारे में बताता हूँ, फिर मैं एक लास्ट आपको जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसके बारे में भी बताऊँगा। तो अब ग्लोकोमा का एज सच मैंने आपको इन जनरल बता दिया है। अब हम जाते हैं लेंस पे। लेंस में आपको पता ही है कैटरैक्ट ये लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया है एंड द वर्ल्ड।
1% ऑफ हमारी पूरी पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस सर्वे इज ब्लाइंड, एंड दैट मीन्स कि हमारा लगभग अगर 1.2 बिलियन पॉपुलेशन है तो 12 मिलियन ब्लाइंड होते हैं, जिसमें जो मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है वो है कैटरैक्ट। 62% ऑफ वो सारे ब्लाइंड कैटरैक्ट में होते हैं। और सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर मतलब चश्मे जिसकी वजह से लोगों की विजन कम होती है। और जो थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज है वो है आपका ग्लोकोमा। तो ये एंड सेम अमाउंट जो जस्ट फोर्थ पे आता है नेक्स्ट है वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। सो ये जो मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ द आई हैं, सारी मेजर प्रॉब्लम इन 4 कैटेगरी में मेनली होती है। और भी वेरियस कॉजेज़ हैं लेकिन ब्लाइंडनेस नहीं करती कोई भी, सबका ट्रीटमेंट होता है, सबका वो होता है। तो नाउ मैं कैटरैक्ट के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। ज़्यादातर सबको कैटरैक्ट के बारे में नॉलेज तो है, लेकिन इसका प्रिकॉशंस कुछ बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि कैटरैक्ट में नॉर्मली तो कैटरैक्ट विद द एज ऑफ 50+ देखा जाता है। और जो लोग आउटसाइड ये यूवी लाइट जो होती है, सनलाइट, इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ज़्यादातर होते हैं, इन लोगों को कैटरैक्ट होने की संभावना जल्दी होती है। और जो लोग इंडोर काम करते हैं या गॉगल्स यूज़ करते हैं, उन लोगों को ये कैटरैक्ट जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, कैटरैक्ट तो होना सबको है ही एक ना एक दिन। इट्स जस्ट लाइक जैसे आपके काले बाल सफ़ेद होते हैं वैसे ही कैटरैक्ट होता ही है सबको। लेकिन इसको थोड़ा प्रिवेंटिव मेजर्स ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ये मेनली जो इसका जो रिसर्च और स्टडी करी गई है, ये जो यूवी लाइट होती है बाहर की सनलाइट, उसकी वजह से ज़्यादातर ये कैटरैक्ट जल्दी हो जाता है। और अदर फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कैटरैक्ट होता है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और स्मोकिंग। ये कंडीशंस कैटरैक्ट को जल्दी होने, ज़्यादातर ये कंडीशंस में कैटरैक्ट थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल करें या अवॉइड करें तो एक नॉर्मल प्रोसेस में कैटरैक्ट होता है। और सिंस अगर नॉर्मल प्रोसेस में कैटरैक्ट होता है तो यूजुअली जो प्यूपल वाला एरिया, जो मैं स्मॉल वाला एरिया बता रहा था, वो वाइटिश दिखने लगता है। अगर बहुत एडवांस स्टेज में चला जाता है उससे कैटरैक्ट होता है। तो ये तो बहुत आजकल तो विद सो मच ऑफ एडवांसमेंट सर्जरी की, लोग 10-15 मिनट में कैटरैक्ट सर्जरी का ऑपरेशन कर देते हैं। और बहुत लोग मांगते हैं कि दवा डालें कैटरैक्ट के लिए। देखिए, दवा एज सच नहीं, कोई भी आई ड्रॉप कैटरैक्ट की एज सच नहीं बनी है जो उसे नहीं होने दे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर ये चीज़ होती तो फिर कैटरैक्ट सर्जरी भी शायद नहीं होती। अच्छा, तो 4 मिनट ब्रेक लें, 5 मिनट कर ले, वाइंड अप 5 मिनट कर ले। अच्छा हो गया है योर टाइम। तो हाँ, मैं आपको कैटरैक्ट के बारे में बता रहा था। इसमें जो है आजकल कैटरैक्ट सर्जरी जो नॉर्मल प्रोसेस से होती है, उसमें तो कैटरैक्ट बहुत आराम से एक 15-10 मिनट का ऑपरेशन होता है। आजकल तो फेको इमल्सिफिकेशन, जो से लोग जनरली लेज़र टर्म में भी बोलते हैं, उससे इमीडिएटली लेंस जो मोतिया है वो बैग से निकाल के और एक आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं और आदमी को या किसी भी जने को साफ दिखने लगता है। एक जो मैं कोरिलेशन बता रहा था बहुत इम्पॉर्टेंट, जब एडवांस स्टेज में कैटरैक्ट चला जाता है तो काला मोतिया साथ में हो जाता है। इस कंडीशन में कैटरैक्ट ऑपरेशन करने के बाद भी काला मोतिया की वजह से नस खराब होने के कारण दिखता कम है। तो इसीलिए ये देखना बहुत ही जानना बहुत ही ज़रूरी है कि सिर्फ कैटरैक्ट ऑपरेशन से पूरी रोशनी नहीं आती, कभी कभी पीछे की खराबी की, पर्दे की खराबी की वजह से भी आती है। क्योंकि जो आँख का जो मेन पार्ट है वो है रेटिना, पर्दा।
जो वो है वो एक्चुअली देखता है, लेंस नहीं देखता, ना कॉर्निया देखता, मेन तो पर्दा देखता है। पर्दे में से अगर इमेज पहुंचेगी नहीं तो आदमी नहीं देख सकता। तो दो जो इम्पोर्टेंट कंडीशन जो पर्दे में जो मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहता हूँ वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी, सिंस डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन बोथ कंडीशंस आर इतनी कॉमन है आजकल के सिनेरियो में कि ये आँख को कैसे इफ़ेक्ट करती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है, पर्दे में खून के धब्बे आ जाते हैं, जो अगेन ये भी एक, इसमें कोई सिम्टम नहीं होता, रोशनी जनरली मोस्ट ऑफ पेशेंट में नॉर्मल होती है। तो इसमें जो प्रिकॉशन मेन लेना है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या हाइपरटेंसिव, उन लोगों को साल में एक बार, अगर उन्हें डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं हुई है या हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी नहीं हुई है, हर साल अपनी आँख का डायलेटेड एग्जामिनेशन कराना चाहिए, चाहे उनको कितना भी साफ दिखे। क्योंकि जब छोटा सा ब्लड वेसल आता है, ब्लड थोड़ा सा आ जाता है पर्दे में, विजन में ज़्यादा खराबी नहीं होती। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर साल अगर आप डायबिटिक हैं तो अपनी आईज चेकअप कराएं। सो मेन जरूरी है कि वो अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहें, जिस तरह से अन्य हेल्थ चेकअप करवाते हैं उसी तरह से आई चेकअप भी ईयरली आफ्टर 40। जी आफ्टर। सो मित्रों, मैं समझता हूँ कि आपका लेक्चर आप लोग सबके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, क्योंकि कई पहलुओं जैसे कि ग्लूकोमा, कैटरेक्ट एंड डायबिटिक रेटिनो जो मुख्य बीमारियां हैं उसके बारे में डॉक्टर साहब काफ़ी अच्छी तरह से और सरल भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश की। इसके लिए डॉक्टर HR गुप्ता को धन्यवाद, और आप सबको भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।